फैमिली। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? पहले से बेहतर। आज शनिवार का दिन है, दिनांक 24 दिसंबर 2022, दिन शनिवार। हम सब पुनः एक बार जेएफटी सेशन के लिए इस फ्लोर पे इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबके उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। आज के जेएफटी का हमारा सेशन है समूह। समूह मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप को भी हिंदी में समूह ही बोलते हैं। समझ में आई बात? मतलब दुनिया का कोई भी काम अकेला नहीं हो सकता। अकेला शायद हो भी तो बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन अगर आप योग्य व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाते हो, एक जमावड़ा करते हो योग्य व्यक्तियों का, जो अपनी अपनी विधा के माहिर हैं। जैसे एक मकान का निर्माण करना होता है तो हमें सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन की रूपरेखा तैयार करता है, नक्शे बनाता है। फिर हमें मजदूरों की ज़रूरत होती है, फिर हमें कारीगरों की ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से एक ग्रुप बनाकर एक मालिक एक मकान का निर्माण करता है। जैसे सरकारें कैसे काम करती हैं? सरकारें केंद्र में आईएएस बनाती हैं, आईएएस रूपरेखाएं बनाते हैं क्रियान्वयन की, फिर लोग उनके मातहत उस क्रियाओं का निर्वहन करते हैं और धीरे धीरे योजनाएं पहुंचती हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए या सफलता पाने के लिए हमें एक आदर्श समूह की ज़रूरत होती है। ऋषभ सर, तो आदर्श समूह क्या करते हैं? इंसान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, परस्पर एक दूसरे से मेल जोल रखने से क्या होता है? क्वालिटी बढ़ती है। पता है, अगर कोई दीवार बन रही हो, अगर एक व्यक्ति उसको बना रहा हो, वो तिरछी हो रही हो, तो दूसरा एक व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है उस ग्रुप का, वो बता सकता है कि दीवार तिरछी हो रही है। तो ऊपर चढ़ा हुआ मजदूर जो ऊपर चढ़ के दीवार बना रहा है, वो आकर इस चीज़ को देख सकता है और मकान बुरी होने से बच सकती है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक समूह की आवश्यकता होती है, ताकि कार्य को बृहद रूप से और अधिकाधिक स्तर पर पहुंचाया जा सके। क्लियर हो गई बात? कहावत भी कही गई है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर किसी चीज, किसी बर्तन को तोड़ने की आवश्यकता हो तो एक चना नहीं तोड़ता है। जब चनों का पूरा समूह होता है, 1 किलो 2 किलो चने होते हैं, तब मिलकर वो बर्तन तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे जेएफटी का टॉपिक, समूह। जैसे हम सब यहाँ अकेले, अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा होता और मुझे एक व्यक्ति को बताना होता तो मैं ये लेसन 2 मिनट से 3 मिनट में ख़त्म कर देता। लेकिन जब इतने बड़े समूह को समझाना है तो चूंकि ये चीज़, इसलिए यहाँ पर आपको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और मुझे उस वक्त बुलाया जाता है। मैं पर्सनली भी बाहर काउंसलिंग के माध्यम से ये चीज़ें आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन समूह में सीखने और करने की भावना प्रबल होती है। मेरे पहले मेंबर को ये लगेगा कि मुझे दूसरे मेंबर से बेहतर करना है, तो इस तरह से सीखने की भावना भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। इसलिए समूह प्रथम दृष्टया ही बहुत आवश्यक होता है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ? नशा मुक्ति। हमें नशे से दूर होना है। किस तरह? एक ग्रुप का निर्माण करना है। अनजान नशेड़ियों के समूह को नार्कोटिक एनोनिमस बोलते हैं। हमें उसका एक समूह बनाना है और अपनी भलाई के लिए अपने बीच के ही लोगों से इस तरह से संवाद स्थापित करने हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएं। आइए बेसिक टेक्स्ट पढ़ते हैं आज के टॉपिक का। हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रम का 12वां कदम भी यह कहता है कि हम पीड़ित एडिक्ट को संदेश पहुंचाते हैं। अगर कोई पीड़ित है, कोई एडिक्ट है, और जब तक आप जाकर उसे नहीं बताएंगे कि आपके जीवन में ये परेशानियां इस वक्त क्रिएट हो रही हैं, तो वो तो बंदा नशे में डूबा हुआ है। उससे क्या है एहसास? वो फिर नशा टूटेगा, फिर उठेगा, फिर जाके नशा करेगा। इसलिए कोई एक बताने वाला होता है, और ये बताने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो व्यक्ति स्वीकार ना कर ले कि हाँ, हमारे अंदर कमी है। ठीक इसी जगह पर हमें समूह की आवश्यकता पड़ती है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर एक व्यक्ति यहाँ होता तो डर के मारे नर्वस होकर और उसकी स्थिति खराब हो जाती। हम चाहते तो एक एक केबिन में भी एक आदमी को रख सकते थे, हमारी समस्याएं आधी हो जाती। जो अगर हम आपको छोटे छोटे केबिन्स में रखते तो हमारी समस्याएं आधी हो जाती और आपकी समस्याएं 2 गुनी, इवन 4 गुनी भी हो जाती।
लेकिन आपको एक साथ यहाँ समूह में इसलिए मत बैठाया गया है कि काम करने की काबिलियत, अनुशासन की काबिलियत, आपके अंदर सोच और विचार की काबिलियत, इन चीज़ों को एक दूसरे को देखकर आप सीखते हैं कि मुझे अनूप जी से अच्छा होना है, मुझे तरुण जी से अच्छा होना है, मुझे अभिनव जी से अच्छा होना है। अभिनव जी यहाँ तक पहुँचे हैं, अभिनव जी 98 तक पहुँचे हैं, मुझे 99 होना है, 99 होना है। इस तरह से समूह की भावना का विकास होता है और हम एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे समूह के माध्यम से अच्छे संदेश, सुधार के संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। क्लियर हो गई बात? संदेश को पहुंचाने के लिए समूह हमारा सबसे शक्तिशाली वाहन है। हमारे पास ना कोई नारकोटिक एनोनिमस के पास ना कहीं आप पोस्टर देखते होंगे, ना टीवी पर हमारा एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, ना रेडियो के माध्यम से, ना एफएम के माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे संदेश अलग है। हमारे संदेश इतने छोटे हैं ही नहीं कि हम टीवी में 2 मिनट का एक ऐड बोल दें। हम बस इतना ही कह सकते हैं, धूम्रपान न करें, जानलेवा है। अब कितने लोग इसको सोचते हैं भाई। इवन दुनिया का कोई भी नशे का लीगल जो टेंडर होता है ना, लीगल जो पार्ट होता है, उस पर लिखा होता है, आप सिगरेट की पैकेट खरीदेंगे तो उस पर लिखा है धूम्रपान जानलेवा है। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लेकिन ये छोटा संदेश प्रभावशाली नहीं है। अगर ये प्रभावशाली होता तो आज पूरी दुनिया सुधर गई होती। हम अपने नशे के साधन को पॉकेट में रखते हैं ये लिखे हुए के साथ कि ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, और वो सिगरेट हमारे पॉकेट में पड़ा है। इसीलिए वहां किस चीज की जरूरत पड़ती है? समूह की, लोगों की, जो वर्बली आपको संदेश पहुंचा सके, बता सके, कमियां बता सके, हानियां बता सके, बुराइयां बता सके, और छोड़ देने पर होने वाले लाभों को भी बता सके, क्योंकि वो चीज उन पर गुजर चुकी होती है। इसीलिए समूह की आवश्यकता होती है। मैं इसको नरेट करता हूं, इस पूरे गद्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, कैसे समूह की आवश्यकता पड़ती है नशा मुक्ति केंद्रों में या सेमिनार्स में या मीटिंग्स में, कैसे समूह प्रभावशाली रूप से काम करते हैं। आइए, जब हम नारकोटिक एनोनिमस की सभाओं में पहली बार आते हैं तब हम सुधरते हुए एडिक्टों से मिलते हैं। उन सभाओं में जब हम जाते हैं, जो हमारे बड़े बड़े सभाएं लगती हैं नारकोटिक एनोनिमस की, अल्कोहल एनोनिमस की, तो वहाँ आप जानते हैं किन से मिलते हैं? वहाँ नशेड़ियों से नहीं मिलते हैं। नशेड़ी तो जो होते हैं वो न्यू कमर होते हैं, नशेबाज जो आते हैं वो न्यू कमर होते हैं, वो पिछली सीटों पर बैठते हैं। लेकिन जिनका आप अनुभव सुन रहे होते हैं और जो स्टेज पर बोल रहे होते हैं ना, मंच पे, वो सुधरते हुए एडिक्ट हैं। और जो पहली पंक्ति में बैठते हैं, क्रम के हिसाब से जो सबसे वरिष्ठ हैं वो पहले बोलेंगे, जिनको ज़्यादा तजुर्बा हो गया है छूट का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी का, जिनको ज़्यादा तजुर्बा है वो पहले बोलते हैं, उसके बाद तजुर्बे वाले, उसके बाद तजुर्बे, इस तरह से क्रमशः लोग बोलते हैं कि मैंने किस तरह से छोड़ा, मैंने क्या खोया था, क्या अर्जित किया, क्या पाया। तो वहाँ हम सुधरते हुए एडिक्टों से मिलते हैं। और नो डाउट, अगर हम किसी अच्छी जगह पर जाएंगे और अच्छे लोग हमसे मिलेंगे तो हमारे मन में भी अच्छा होने का ख्याल आएगा। इसलिए सभाओं में जाना मस्ट बोला जाता है नारकोटिक एनोनिमस में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वे एडिक्ट हैं क्योंकि वे उन्हीं अनुभवों और अनुभूतियों की चर्चा करते हैं जिनसे हम गुजरे हैं। समस्या तो एक ही होती है भाई, समस्या सबकी लगभग एक ही होती है। आदमी करता क्या है ये अलग बात है, लेकिन हमारी समस्या क्या होती है? सभी शराब पीने वालों की अप्रॉक्सीमेटली समस्याएं एक ही होती हैं। पैसे की व्यवस्था करना, उल्टा सीधा उलूल जुलूल झूठ बोल के, चोरी करके, अपराध करके किसी भी तरह पैसे की व्यवस्था करना, भट्टियों पे जाना, नशा कर लेना ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं फैला देना, लगभग सबकी एक ही समस्या होती है। ठीक है, वैसे गांजा खाने वालों मतलब गांजा पीने वालों की भी एक ही समस्या होती है, वो वही करते हैं। उन्हें कुछ भी हो जाए, परिवार परेशान है, समाज के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या एक है। तो हम अक्सर उनसे वही सुनते हैं ना जो हमारे ऊपर गुजरी होती है। हमें वहाँ अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो वही बता रहे होते हैं जिस समस्या को हम झेल कर आए हैं। इसलिए हमें लगता है कि नहीं, वो हमारी कथा कह रहे हैं। और जब आपको आपकी कथा सुनाई देगी तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। वहाँ बोरिंग सेशन नहीं होते हैं, वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग सेशन होते हैं। पता है, कोई बताता है कि मैंने दारू पीकर छत से मैं कूद गया था, कोई बताएगा मैंने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई तो हो सकता है उसकी
साथ कोई चोटिल हो गया हो, किसी की दुर्घटना हो गई हो, कोई मर गया। अक्सर नशे में लोग गाड़ी चलाते वक्त किसी को दबा देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो वो सुनकर आपको अच्छा लगेगा और आपको सुधरने का मौका भी मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम उनकी आत्म शांति को देखकर जानते हैं कि वे सुधर रहे हैं और उनके पास कुछ ऐसा है जो हम पाना चाहते हैं। हम यहाँ क्या पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? आत्म शांति। जब आत्मा शांत हो जाएगी ना, तो मन में बुरे ख्याल, नेगेटिव ख्याल जो है वो नहीं आते हैं। दिन भर में कम से कम 20 बार तो ये प्रार्थना आप लोग बोलते होंगे ना? 20 बार। वो अन्य सारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं बोलते हैं? आत्म शांति की प्रार्थना इसलिए क्योंकि जो हमारे मन में उथल पुथल चल रहा था, जिस उथल पुथल ने हम लोगों को नशे के करीब ला दिया था, नशे में झोंक दिया था, हमें उससे मुक्ति चाहिए थी, हमें उससे शांति चाहिए। इसलिए हम दिन भर में 20 बार कम से कम आत्म शांति की प्रार्थना करते। इवन हर अच्छे काम की शुरुआत हम आत्म शांति प्रार्थना से करते हैं और आत्म शांति प्रार्थना से ही समाप्त करते हैं। तो ठीक, हमें उन लोगों को जो मंच पर बोलते हैं ना, उनको देखकर लगता है कि ये व्यक्ति वाकई बिल्कुल अंदर से शांत हो चुका है। अब इसके मन में किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की गैर अनुशासनहीनता, किसी प्रकार की बुराई है ही नहीं। तभी ये दिल की बात एकदम ईमानदारी से हमारे सामने कर रहा है और वो चीज़ें देखकर हम सीखते हैं। हम वही देख रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को सीखें और अपने अंदर उनको लागू करें। जब एनए की सभाओं में दूसरे तमाम एडिक्ट हमसे अपने सुधार का अनुभव शेयर करते हैं तो हमें उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। शुरू में अगर आपको ये सारी चीजें ले जाकर अगर आपके घर रख दिया जाए तो आप सोचेंगे कैसे होगा ये कैसे होगा? वह जब उठो तब आत्म शांति की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, खाने के पहले प्रार्थना, इतना तो आदमी बंध जाएगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली आपको कराया जाता है। कितना देर लगता है आत्म शांति की प्रार्थना में? 20 सेकेंड, इवन 22 सेकेंड। लेकिन 22 सेकेंड की स्टार्टिंग और 22 सेकेंड की एंडिंग से जानते क्या होता है? एक अनुशासनहीनता आती है, सीखने की एक ललक आती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? खाना खाने के पहले प्रार्थना जो होती है, भोजन की प्रार्थना, वो ये बताने के लिए होती है कि जब हम नशे के दौरान, एडिक्शन के दौरान थे तो हमें इस भोजन की कद्र ही नहीं थी। कृपा करना उन हाथों पर जिन्होंने इसे तैयार किया है। वो यहाँ किचन मैन के लिए तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए भी बोल दिया जो घर पे हमारे भोजन बनाते थे और हम कभी उनकी रख दो हम बाद में खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, अरे मेरा आज भूख नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ। घर पे हमारी पत्नी, हमारी माँ इतने श्रद्धा से, इतने प्यार से बना के बैठते थे और हम अक्सर उनको तिरस्कृत कर देते थे, उनके बनाए हुए भोजनों को। तो हम बोलते हैं अब उनको कृपा करना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत झेलती हैं। बहुत बार तवे से रोटी उतारते हुए उनके हाथ जल जाते हैं, बहुत बार खाना बनाते वक्त तेल उनके ऊपर आ जाता है और तेल से वो जल जाती हैं। तो हम, और वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कोई शिकायत करे, वो हमारी बातें सुन लेते हैं और हमारे नशे को लगातार बर्दाश्त भी करते हैं। आ गई बात क्लियर? तो हम क्या करेंगे? एक अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा पैदा करेंगे और वो प्रेरणा जब हमारे अंदर पैदा होगी तो हम अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उन तक जाएंगे और अपने नारकोटिक एनोनिमस के संदेशों को उन तक पहुंचाएंगे एक समूह बनाकर। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ना कि जो दूसरों का भला करता है ना, ईश्वर उनका भला करते हैं। ईश्वर को कितने लोग मानते हैं? कितने लोग यहाँ आस्तिक हैं, कितने लोग नास्तिक हैं? सब मानते हैं ईश्वर को। तो उस ईश्वर को जब आप, ठीक है, हाथ नीचे कर, जब उस ईश्वर को आप इतना हृदय से मानते हैं तो क्या उसको खुश करने का अधिकार आपका नहीं है? और ईश्वर तभी खुश होते हैं जब आप बुराइयों का परित्याग करें और भलाई की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, किसी का भी भला हो। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। हम महीने में 20 किलो चावल कबूतरों को खिला देते हैं। इवन मैं देखता हूं पर डे 1 केजी के लगभग चावल कबूतरों को दिया जाता है। वो परमार्थ है। क्यों किया जाता है? एक मार्ग तो प्रशस्त हो भलाई का, छोटा ही मार्ग। दरवाजे पर एक गैया आती है, डेली उसको 8, मैंने देखा है 8 रोटी, 7 रोटी, 6 रोटी उसको खिलाया जाता है गुड़ के साथ।
उतना तो हम देहात में जो हमारी महिलाएं इतनी सक्रिय हैं हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन ये संस्था आपको वहाँ भी सिखा रही है कि नहीं, धार्मिक कार्यों में ईश्वरीय कार्यों में भी आपको संलिप्त होना है। आगे पढ़ते हैं कि सुधार का माहौल हमें सभाओं की तरफ खींचता है। यह माहौल तब बनता है जब समूह के सदस्य आपस में मिलकर काम करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। सभाओं का जो संदेश होता है, जो उन सभाओं में जो संदेश दिए जाते हैं, वो आपको उनकी तरफ खींचता है। बार बार आप जाना चाहेंगे। एक बार दो बार आप जाएंगे तो उनकी बातें इतनी अच्छी लगेंगी कि आप बार बार जाएंगे और नशे से आप दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी सभाओं की विशेषता क्या है? वो ग्रुप जो वहाँ इकट्ठा होते हैं, वो समूह जो वहाँ इकट्ठा होते हैं, और उनसे क्या मिलता है? उनसे नशेबाजों को बल मिलता है कि वो अपने अंदर सुधार करें और लोगों को अधिक से अधिक नारकोटिक एनोनिमस की सुधार कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि मेरे साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, आपको यहाँ से निकलने के बाद भी सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, स्पॉन्सर्स के साथ जुड़े रहना है, वरना आप फिर रिलैप्स कर जाएंगे। कंटिन्यूटी तभी रहेगी जब आप सभाओं में जाएंगे। हम सभाओं के आयोजनों में मदद करके नए आने वालों का अभिनंदन करते हैं और सभा खत्म हो जाने के बाद दूसरे एडिक्टों से बातचीत करके सुधार के माहौल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब सभाएं समाप्त हो जाती हैं तो लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, लोग एक दूसरे का परिचय कराते हैं कि ये हमारे आज नए आए हैं। आपके सीनियर्स आपका ख्याल रखते हैं, आपको गर्मजोशी से, ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं और आपका स्वागत किया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे आप वहाँ पुराने होते जाते हैं, आपकी कुर्सी आगे होती जाती है और पीछे से नए लोग आप लेके आते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या करती है? नारकोटिक एनोनिमस को और बढ़ावा देती है, मजबूती देती है। और जो बातचीत वहाँ होती है, वहाँ कोई भी नेगेटिव बात आपसे नहीं किया जाएगा। वहाँ सिर्फ सुधार, विकास, भलाई, परमार्थ, यही सारे बातें की जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक अच्छाई को आपके मन में बैठाया जा सके। क्लियर हो गई बात? हमारी वचनबद्धता के प्रदर्शन हमारी सभाओं को काफी आकर्षक बना देते हैं। वहां लोगों का जब जुड़ाव देखेंगे ना, कोई कुर्सी बिछा रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है। नशेबाज हैं हम समाज के तिरस्कृत लोग हैं, लेकिन वहां हमें आदर के साथ बिठाया जाता है, हमें पानी सर्व किया जाता है, हमें कॉफ़ी सर्व की जाती है। इवन अगर हमें भूख लगी है तो खाना भी शेयर किया जाता है। हमें अपनी गाड़ियों से ले जाते हैं और अपनी गाड़ियों से लाकर हमारे घर तक, हमारे गंतव्य तक छोड़ा जाता है। तो वो चीज़ें आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो चीज़ें बड़ी आकर्षक होती हैं, इसीलिए लोग अधिक से अधिक वहाँ जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग, ईच एंड एवरी डे। इंडिया में एक ही जगह नहीं चलती, हज़ारों जगह ये सभाएँ चलती हैं। हर बड़े शहर में ये एक सभा आयोजित होती है। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से सैकड़ों जगह आयोजित होती होंगी, एनसीआर में सैकड़ों जगह, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हर जगह आयोजित होती हैं। मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ भी आप देख लो वहाँ आयोजित होती हैं। और ये अगर आकर्षक नहीं होती ना तो हज़ारों हज़ारों लोग इसमें जुटते नहीं। वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। इवन लोग खड़े होकर सुनते हैं, माइक लगे होते हैं और स्पीकर्स के माध्यम से लोग खड़े होकर सुनते हैं कि मैं कुछ तो भला पा जाऊं इसका। जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं ना, भागवत कथा का आयोजन होता है, तो उस तरह से लोग खड़े होकर भी, जगह नहीं मिलती तो खड़े होकर भी आयोजनों को देखते हैं। रामलीला, रासलीला का आयोजन होता है तो लोग खड़े होकर भी देखने को मजबूर होते हैं, क्योंकि वो आकर्षक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नारकोटिक एनोनिमस की सभाएं बोरिंग नहीं होती हैं, बड़ी आकर्षक होती हैं, क्योंकि वहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा आपके सीनियर आपको देते हुए मिलते हैं, बोरिंग नहीं होते। इसलिए आप अधिक से अधिक वहाँ जाते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं। सभाओं में अपने अपने अनुभवों को शेयर करना एक तरीका है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, और बहुधा यह हमारे जुड़ाव की भावना का आधार होता है। आप में से बहुत सारे लोग जब वहाँ जाएंगे शुरू में तो सुनेंगे, काफ़ी दिनों तक सुनते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार सुनते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं। शुरू में आपको बोलने को कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये नशे से अभी अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में तमाम तरह की भ्रांतियां होंगी, तमाम तरह के सवाल होंगे, तो पहले खूब सुनाया जाता है। वो लोग अपने अनुभवों को इतने प्यार से, इतने मीठे तरीके से आपसे शेयर करते हैं कि धीरे 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 आप में अपना भी संवाद बोलने की इच्छा जागृत होती है, अपने भी अनुभवों को शेयर करने की इच्छा
जागृत होती है। ठीक है, और यही हमारे सुधार की प्रक्रिया में मदद करता है। जब वहाँ हम जाकर बोलेंगे कि हाँ मैं बुरा था, हाँ मेरे अंदर कमियां थी, मैंने ये गलत काम जीवन में किए थे और इसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तो जब आप वहाँ बोलेंगे ना, तो ये बात 2-4 दिन आपके दिमाग में असर करे रहेगी और 2-4 दिन तक आप नशे की से दूरी रखेंगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए है। अगर हम आज सुबह ही स्वीकार कर लेते हैं कि हमने जीवन में बहुत गलतियां की हैं और आगे अब नहीं करना है, तो कम से कम हमारा आज का दिन तो सेफ हो जाएगा। कल सुबह हम फिर जिंदगी से प्रॉमिस करेंगे कि हे ईश्वर, हमें आज के दिन ऐसा कोई भी समस्या मत देना जिसका हम समाधान न कर पाए। ये पूरा नारकोटिक एनोनिमस का ये ना जो प्रार्थनाएं क्यों याद कराई जाती हैं, क्योंकि ये पूरे एनोनिमस का ये सारांश इन्हीं प्रार्थनाओं में है। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं पूरा दर्शन है अपने आप में, एक बहुत बड़ा साइंस है ये। समझ में आ गई बात? हम दूसरे एडिक्टों के साथ अपनी पहचान कायम करते हैं जिससे हम उनकी उम्मीदों के संदेशों पर भरोसा कर सकें। हम उन एडिक्टों के साथ अपनी पहचान कायम करते हैं ना, बड़े वाले लोग जो हमारे सीनियर, हम नए हैं, हम संस्था में गए, अब वो जो बोल रहे हैं ना, वो पहली बार हमें लगेगा कि हो सकता है दिखावे के लिए बोला हो, दूसरी बार लगेगा कि दिखावे के लिए बोला हो, लेकिन तीसरी बार से आपको भरोसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो समस्या आपको अपने जैसी लगने लगेगी। लगेगा कि हाँ यार, ऐसा ही तो मेरे भी साथ हुआ था। वो बताएंगे कि कितनी रातें मैं शराब पी के घर से बाहर रह जाता था, कितनी रातें मैं अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाता था, मेरे बच्चे सोए हैं, खाए हैं, बीमार तो नहीं है, ये तक नहीं जान पाता था। तो धीरे धीरे आप उनसे विश्वास करने लगते हैं। यही विश्वास का आधार होता है। जब तक आप जुड़ाव नहीं करेंगे, जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक आप उनकी बातों पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे। और जब आप उन पर भरोसा करने लगेंगे, तो आने वाले वक्त में जो नए लोग आएंगे वो आपकी बातों पर भी भरोसा करना शुरू करेंगे, क्योंकि बोलने का एक उचित तरीका होता है। अब कुछ भी उठ के किसी को भी बोल दिया जाए तो, लेकिन जब एक तरीके से, द वे ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, प्रस्तुतिकरण का तरीका, वो तरीका वो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी बात कहेंगे और लोग उस पर अधिकाधिक भरोसा करें। तो हम वहाँ क्या सीखते हैं? द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। दिमाग में सबके है, लेकिन प्रस्तुत करने का नजरिया सबका अलग होता है, तरीका सबका अलग होता है। आ गई बात क्लियर? तो वहाँ हम तरीका सीखते हैं, जीवन जीने का तरीका, बोलने का तरीका, प्रस्तुतिकरण का तरीका, अनुभवों को शेयर करने का तरीका, अनुभवों से लाभ लेने का तरीका, अपने से बड़ों का सम्मान करने का तरीका, अधिक से अधिक लोगों को अपने समूह में जोड़ने का तरीका। ये तमाम तरीके हैं। मैं कभी सभाओं में नहीं किया, लेकिन मैं इतना अच्छा आपको क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो चीज़ें यहाँ से अनुभव की हैं। मैंने वो चीज़ें वहाँ जो होती होंगी, मैं वो अनुभव करता हूँ इस टेक्स्ट के माध्यम से कि वहाँ क्या होता होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तैयार कर रहे हैं उन सभाओं के लिए कि यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, जो JFT सेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि वहाँ आप जाके बुड़बक न बन जाए, बेवकूफ़ न बन जाए, पागल न बन जाए। आपको कुछ मोटा मोटी आइडिया हो कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है, कैसे हमारी सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। क्लियर? ठीक है। उस जुड़ाव और उम्मीद की भावना बिना हमें से बहुत से तो नारकोटिक एनोनिमस में ठहर ही नहीं पाते। वही बात है, अगर इस सभा में हमें नहीं लाया जाता आज, तो इसके आज भी हम नशा कर रहे होते। कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताएं। अगर घर वाले हमारे एक्शन चार्ज न करके अगर हमें यहाँ नहीं लाए होते, तो क्या हम आज भी नशा नहीं कर रहे होते? ना आप सुनने की स्थिति में होते और ना मैं बोलने की स्थिति में होता। हाथ नीचे कर लीजिए। ना आप सब सुनने की स्थिति में होते और ना मैं बोलने की स्थिति में होता, क्योंकि मैं भी एक नशेबाज, एंड द लिसनर्स आर ऑल्सो एडिक्टेड। आई एम ऑल्सो एडिक्शन वन एंड यू बोथ आर एडिक्टेड। आप सब एडिक्टेड थे और आज भी वो हम एडिक्शन में रहे होते, क्योंकि हम लगातार थे। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप समझ जाइए कि जुड़ाव और उम्मीद की भावना बिना हमें से बहुत तो नारकोटिक और एनोनिमस में ठहर ही नहीं पाते। हम लोग यहाँ अगर नहीं आते ना, तो ये बात भी नहीं सुन पाते कि इसके पहले कितने लोगों को पता था कि JFT क्या होती है,
नहीं, उससे बाहर जब आप इस संस्था में नहीं आए थे, पहली बार जब नहीं आए, पहला बार है ना आपका, सेकेंड टाइम, पहली बार जब आए थे उसके पहले क्या जीएफटी आप जानते थे? मैं नहीं जानता था, मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं जानता। हायर क्वालिफाइड लोग जब नहीं जानते हैं तो आप लोग तो अभी छोटे हैं, आप लोग क्या जानेंगे? उसके पहले आप क्या जानते थे कि नारकोटिक एनोनिमस क्या होता है, अल्कोहलिक एनोनिमस क्या होता है? हमारी भी एक सभा लगती है नशेड़ियों की, ये कौन जानता था? होती हमारे बीच में ही है, लेकिन हम जानते ही नहीं थे, हमें उन चीज़ों से मतलब ही नहीं था। तो जब तक हम यहाँ जुड़े नहीं, आप हमसे जुड़े तो हमने आपको बताया, फिर हमारे जो न्यू कमर्स आए हुए हैं वो अब आने वाले लोगों को बताएंगे। समझ में आई बात? हमें कोई अलग नहीं होता, हमारे काउंसलर भी हमसे ही होते हैं, हमारे डॉक्टर भी वही होते हैं, हमारे स्पीचर भी वही होते हैं, और हमारे स्पॉन्सर भी वही होते हैं। सब उस अनुभव से गुजर कर आए होते हैं, लेकिन हाँ वो रिकवरी में चल रहे होते हैं, वो सुधार में चल रहे होते हैं। ठीक है? जब हम समूह की सभाओं में परस्पर शेयर करते हैं तब हम दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत सुधार को भी बढ़ावा देते हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि हम जब समूह में शेयर करते हैं बात ना, तो हम दूसरे को तो सिखा ही रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में एक डर होता है कि आज हम गुरु जी बने फिर रहे हैं, अब बहुत होशियार अपने आप को इस सभा में दिखा रहे हैं, अगर कल हम पुनः कहीं शराब वराब पीते मिल जाएंगे तो इतने सारे लोग हमारे मुंह पर थूक देंगे। नहीं तो भैया ये तो सिखा रहे थे बैठ के, ये तो हमारे गुरु जी बने थे, स्पॉन्सर हैं हमारे, ये हमारे टीचर हैं, ये आप तो खुद ही पी रहे हो भाई। तो क्या होता है कि जब आप दूसरों को सिखाते हैं ना, तो खुद के अंदर ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो खास करके इस बुराई से दूर रहना है, क्योंकि मुझे, आप लोग तो सिर्फ इन 2 आंखों को देख रहे हैं, नहीं, आज 100 लोग मिलकर सिर्फ मुझे देख रहे हैं, यानी कि 200 आंखें देख रही हैं, और मैं एक बार में किसी एक आदमी को देख रहा हूँ। मैं ये 2 आंखें देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे 200 आंखें देख रही हैं। अगर इतने लोग हैं, मैं सबको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कल को वहाँ सड़क पे नशा करते हुए मिल जाऊँ तो आप लोग तो कहेंगे ना कि सर आप तो वहाँ बड़ा जीएफटी सेशन में लंबी लंबी बातें कर, पहचान तो मुझे कोई भी लेगा क्योंकि मैं स्टेज पर हूँ, मैं पोडियम पर हूँ। ठीक ऐसे ही कि जब आप अपने शेयर अनुभव करते हैं ना, तो सबसे पहले आप में बचाव की भावना आती है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, अन्यथा मेरे पास विकल्प नहीं बचेगा अपने बचाव का। इसीलिए जो बोलता है वो सबसे ज़्यादा सुधरने की कोशिश करता है और अपने सुधार को चालू रखने का, जारी रखने का प्रयास करता है, समूह बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है। ये था आज का हमारा जीएफटी टॉपिक, जीएफटी सेशन, और सिर्फ आज के दिन, जस्ट फॉर टुडे, क्योंकि ये एक दिन का प्रोग्राम है, रहे हम महीनों, लेकिन ये प्रोग्राम जस्ट फॉर टुडे आज का ही है, सिर्फ आज। तो आज के लिए हमारा लेसन क्या है इस टेक्स्ट के माध्यम से? मैं अपने समूह के दूसरे किसी एडिक्ट तक पहुंचकर उससे अपने सुधार के अनुभवों को शेयर करूंगा। मैं अगर सुधर गया हूं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस जीएफटी के माध्यम से, इस अनुशासन के माध्यम से, चीफ सर के माध्यम से, एचओडीज के माध्यम से, अच्छे भोजन के माध्यम से, भगवान उच्च शक्ति से प्रेम के माध्यम से, तो मैं उस सुधार की प्रक्रिया को अन्य लोगों तक भी लेकर जाऊंगा। मैं दूसरों को भी एक मौका दूंगा कि वो भी सुधरें। ये था हमारा आज का जीएफटी। कितने लोग संतुष्ट हो गए? ऑल राइट, सबकी समझ में आ गई बात? ठीक है फैमिली।